मित्रों, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स हमने देख लिए। नाउ वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बाद थोड़ी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जनवरी 2015 से लेके नवंबर 2016 तक आरबीआई ने अपने रेपो रेट के अंदर 175 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। तो अपनी थियरी के हिसाब से उस हिसाब से बैंकों ने भी अपने लोन दरों में कटौती करनी चाहिए, राइट। बट उन्होंने 175 बेसिस पॉइंट नहीं, हार्डली 71 बेसिस पॉइंट जितनी ही कटौती की। मतलब ऊपर से आरबीआई चाहती है कि लोन सस्ते हो जाएं, लेकिन नीचे वो हो नहीं पा रहा है। नॉन ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ये समस्या है। और क्यों है ये समस्या? बैंक का काम क्या है? डिपॉजिटर से पैसा लेना और कहीं लोन में घुमाना और बीच में उनका प्रॉफिट मार्जिन। मान लीजिए एसबीआई आलोकनाथ से डिपॉजिट में पैसा लेती है और बोलती है कि आपका ये फिक्स डिपॉजिट है, 7% ब्याज देंगे, और उसके ऊपर स्टेट बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन, टेक्निकली उसे बोला जाता है स्प्रेड, मान लीजिए स्प्रेड रखती है 3%। तो जब जेठालाल को ये लोन में पैसा दिया जाएगा कितने में पड़ेगा? 7% प्लस 3% इक्वल्स 10%। अगर आप चाहते हैं कि जेठालाल को सस्ते ब्याज में ये लोन मिले तो वो कब संभव है? या तो स्टेट बैंक वाले ये डिपॉजिटर्स को ब्याज में कम पैसा, कि तुमको फिक्स डिपॉजिट में 7% नहीं 5% देंगे, देन दे कैन कीप इट। या फिर कि वो अपना ये जो प्रॉफिट मार्जिन स्प्रेड है वो पहले से कम कर दें, 3% का 2% कर दें। आप समझिए, रेपो रेट के हिसाब से तो बैंक वाले दैट इज ओनली मेंट फॉर शॉर्ट टर्म, बाकी लैंडिंग एक्टिविटीज उसका रॉ मटेरियल मेनली इट इज डिपॉजिट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि बैंक वाले लोन दर सस्ते करें, देन वन थिंग इज कि उन्होंने अपने स्प्रेड पहले से कम करने चाहिए। स्प्रेड तब कम हो सकते हैं अगर जनता ज़्यादा पैसा डाले, ताकि डिपॉजिट में क्वांटिटेटिवली अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो भले परसेंटेज वाइज आप प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो, स्टिल इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी बैंक विल मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जनता बैंकों में उतना पैसा डाल नहीं रही है। वाई? मान लीजिए 1 जनवरी को मेरे पास जेब में 100 रुपये हो और बाजार में प्याज की कीमत चल रही हो 20 रुपये पर किलो, तो 20 × 5 = 100, इसलिए मैं कितने प्याज खरीद सकता हूँ? 5 किलो। लेकिन मैं वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ। मान लीजिए 1 साल का फिक्स डिपॉजिट किया और उसके ऊपर 60% के हिसाब से मान लीजिए कुल मिला के मेरी रकम 1 साल बाद हो गई 107 रुपीज़। लेकिन उसी वक्त प्याज के दाम भी बाजार में बढ़ गए 22 रुपीज़ पर किलो। तो अब मैं कितने प्याज खरीद सकूंगा? 5 किलो नहीं। इफ आई हैव 107 रुपीज़ आई कैन बाय अराउंड 4.8 kg। मतलब कि बैंक में पैसा रखने से इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी वाइज पैसा बढ़ गया, बट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर मेरा कम हो गया। पहले मैं 5 किलो खरीद सकता था, अब हार्डली 4.8 kg। तो इसे मैं जरा रिफाइन करके आपको समझाऊं। साल 2012 में एसबीआई वालों का विज्ञापन था कि 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे, वी विल गिव यू 9.25% इंटरेस्ट रेट। तो ये जो विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है इतना ब्याज देंगे डिपॉजिट पर, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट। बट उससे हमको पता नहीं चलता कि परचेजिंग पावर हमारा बढ़ेगा कि कम होगा। फॉर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इन्फ्लेशन। अब उस जमाने में देयर वाज डबल डिजिट इन्फ्लेशन। मान लीजिए सीपीआई चल रहा था 11%, तो आप -11% करिए, देन यू विल गेट -1.75%, दैट इज योर रियल इंटरेस्ट रेट। अगर ये नेगेटिव में होगा तो आप समझ लीजिए कि भले इन एब्सोल्यूट फिगर आपका पैसा बढ़ेगा, बट इन परचेजिंग पावर के हिसाब से वो कम हो जाएगा। जनता को भी ये बात पता होती है, तो जब वो देखते हैं कि भाई बैंकों के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चल रहा है, दे विल नॉट डिपॉजिट मनी इनटू बैंक्स, दे विल गो फॉर गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह, जहां पर उनको लगता है कि पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट मिलेगा। खैर, उसके बाद 2012 फिर 13 में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और वो एक प्रकार की हॉकिश मनी पॉलिसी अपनाते हैं। ही कीप्स द रेपो रेट हाई कंपेयर टू द इन्फ्लेशन और महंगाई को काबू में कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2015, तब एसबीआई वाले फिक्स डिपॉजिट पे ऑफर कर रहे थे अराउंड 7%, सो दैट वाज नॉमिनल इंटरेस्ट। और उस वक्त महंगाई काबू में आ गई और हो गई थी अराउंड 5.4%। सो यू सब्सट्रैक्ट द इन्फ्लेशन एंड यू विल गेट रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 1.6%। नाउ इन दिस केस, क्योंकि आंकड़ा पॉजिटिव फिगर में है, इसका मतलब कि आपका परचेजिंग पावर बैंक में पैसा रखने से बढ़ेगा। सो विल यू पुट मनी इनटू एसबीआई? आंसर इज यस। बट उसी साल सरकार के किसान विकास पत्र में ऑफर हो रहा था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8.7%, और महंगाई तो दोनों ही केस में सेम है बिकॉज इट इज द सेम ईयर, एंड यू विल फाइंड दैट किसान विकास पत्र में आपको रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। सो इन दिस केस आप पैसा कहाँ पर रखेंगे? एसबीआई में नहीं, किसान विकास पत्र में रखेंगे। बट वो सारा पैसा चला जाएगा सरकार के पास, और वो वहां पर तो वो सीआरआर, एसएलआर और वो सारी चीजें आएंगी नहीं जो कि यहाँ पर
डिपॉजिट और उसके ऊपर एनडीटीएल वगैरह पे लगती थी एसबीआई में। सो मनी का ऊपर से जो भी जनरेशन हुआ वो जब तक बैंक में पैसा नहीं जाएगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बराबर इफेक्ट नहीं दिखा सकती। सो ओवर द ईयर्स स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स डिपॉजिट में ग्रोथ बराबर नहीं आ रहा है। मतलब मान लीजिए पिछले साल जनता ने 100 करोड़ बैंक में डाले और इस साल 110 करोड़ डाले, देन यू विल से 10% ग्रोथ इज कमिंग, बट उससे कम हो रहा है, देयरफॉर वी आर सेइंग कि डिपॉजिट ग्रोथ इज लो। इसके क्या क्या कारण है? पहला कि महंगाई के चलते जनता पैसा बैंक में कम और गोल्ड रियल एस्टेट में ज्यादा रखती थी। उसके लड़ने के लिए आरबीआई कानून में सुधार किया गया। हमने देखा देयर इज वन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विथ इन्फ्लेशन टारगेटिंग की महंगाई दर को 2% टू 6% के बीच में मेंटेन करना, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। तो अब तो ये समस्या का थोड़ा समाधान हुआ। पिछले वर्षों में जिन जनता ने सोने में निवेश कर दिया था तो वो पैसा बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद दिस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। उसी प्रकार रियल एस्टेट में तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट करके जो ब्लैक मनी है वो कुछ निकाल के ला सके। तो ये कुछ रिफॉर्म्स लिए गए। हमने ये भी देखा कि कैसे किसान विकास पत्र, देन सिमिलरली इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, दिस स्मॉल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये सब के अंतर भी फिक्स डिपॉजिट से ब्याज ज़्यादा मिलता था, तो जनता का पैसा उधर चला जाता था। अब वो डाइवर्जन रोकने के लिए 2016 में सरकार ने ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर ब्याज दर कम कर दिए, ताकि अब फिक्स डिपॉजिट के पैरेलल कुछ चले तो वी होप कि डिपॉजिट का पैसा इधर कुछ ज़्यादा आ जाए, और उस हिसाब से बैंक वाले फिर कि रॉ मटेरियल ढेर सारा मिल गया, नाउ वी विल रिड्यूस अवर प्रॉफिट स्प्रेड एंड सस्ते में लोन दे दे। तीसरा कारण है आउटवर्ड रेमिटेंस। हर साल करीब $1 बिलियन भारत के अंदर से उतना इक्विवेलेंट रुपी निकाल के जनता ले जाती है बाहर विदेश में हायर एजुकेशन के लिए। तो स्वाभाविक है उतना डिपॉजिट में पैसा कम आएगा बैंकों को, एंड वो समस्याएं। इसके लड़ने के लिए नीति आयोग ने ये सिफारिश की है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत के अंदर कैंपस खोलने की कुछ अनुमति दीजिए, रिलैक्सेशन करिए, बट फॉर दैट वी हैव टू अमेंड द यूजीसी एक्ट। तो वो काम जब होगा तब होगा। इलेक्शन के वक्त ये बच्चू यादव और साधु यादव और जो भी इस प्रकार के फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, बैंकों में जो भी अपने भाई भतीजे के नाम पे पैसा रखा होगा वो डिपॉजिट सारी बाहर निकालेंगे और उसकी मदद से चुनाव का प्रचार करना है, किसी को मुफ्त में साड़ी देनी है, दारू पिलाना, लाइक दैट। तो डिपॉजिट में ग्रोथ स्वाभाविक कम आ जाएगा, बिकॉज वो पैसे अपना बाहर डिपॉजिट से खींच रहे हैं। इससे लड़ने के लिए क्या किया गया, बजट 2017 में ये जो कैश का न्यूसेंस है इन इलेक्शन फाइनेंसिंग, तो हम एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आए हैं। डोनेशन के ऊपर 2000 से ज़्यादा कैश में नई लिमिट रखी गई है वगैरह, आगे ब्लैक मनी में पड़ेंगे। खैर, तो ये भी एक प्रयत्न है ताकि बैंकों का डिपॉजिट के अंदर ग्रोथ आए और उस हिसाब से वी कैन एक्सपेक्ट कि वो अपना स्प्रेड कम करे और जनता को सस्ते ब्याज में लोन में पैसा मिले। एंड लास्टली द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनता का बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो वो पैसा डालेगी कैसे। फिर कुछ लोग अपना पैसा, ये चिट फंड स्कैम है रोज वैली का, फिर वो एक शारदा चिट फंड स्कैम था, NSCL एंड सो ऑन, ऐसे स्कैम के अंदर पैसा जब चला गया तो उतना डिपॉजिट में पैसा कम आएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो आप समझिए मित्रों, ऊपर से भले आरबीआई रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी के स्वरूप में चाहे कितना ही पैसा जनरेट कर दे, लेकिन जनता जब तक वो पैसा बैंकों में डिपॉजिट में नहीं डालेगी तब तक वो रिजर्व, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम और मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से वो मनी सप्लाई के अंदर वो चीज़ें इफेक्ट में नहीं आएंगी, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी इस कारण से अपना पूरा असर दिखा नहीं सकती, और बैंक वाले हमेशा ये रोते रहते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम अपना स्प्रेड कम कर दें और सस्ते ब्याज में लोन घुमाएं। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। एक प्रश्न बनाते हैं, असर्शन द स्मॉल सेविंग स्कीम हैव हिंडर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन रिसेंट ईयर्स, रीजन द रिटर्न ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम हैज बीन हायर देन बैंक डिपॉजिट। तो हाँ, दोनों सही है और दूसरा वाक्य पहले को एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चाहे कुछ रिलैक्सेशन कर दे, लेकिन जनता को सस्ते लोन मिल नहीं रहे। व्हाई? बिकॉज एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी है और दूसरे भी कुछ अलग कारण थे जो हमने पिछली स्लाइड में देखे। देयरफॉर डिपॉजिटर्स ढेर सारा पैसा डाल नहीं रहे। इसलिए अगर आप ऐसी अपेक्षा करें कि बैंक अपना स्प्रेड 3% से कम करके 2% कर दे, वो होने से रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल बैक एंड में आ नहीं रहा है। उसके विपरीत उल्टा ऐसी परिस्थिति हो रही है कि बैंक वाले अपना स्प्रेड पहले से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए मैं एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और ये ऑफर करूँ कि 250 रुपये में अनलिमिटेड पिज़्ज़ा। अगर 1000 लोग खाने के लिए आ जाए देन आई कैन, मेरा लाइट बिल, फोन बिल, प्रॉफिट मार्जिन सब सेट हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर केवल 10 ही लोग आए, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं 250 रुपये में नहीं, आई विल इंक्रीज द प्राइस, 500 रुपये में बेचूंगा, है ना।
सो सिमिलरली हियर दो कारण है, एक तो पहले जो लोन दी थी वहां पर बैंकों को एनपीए की नुकसानी हो गई, और आजकल लोन में लेने के लिए कॉर्पोरेट वाले उधारी में पैसा करने के लिए कम आ रहे हैं, मतलब ग्राहक जैसे पिज्जा की दुकान में कम आ रहे हैं और भाव बढ़ा देना पड़े, सिमिलरली यहाँ पर भी केस हो रहा है, देयरफॉर बैंक्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर स्प्रेड्स। तो ये भी एक कारण है जिसके चलते लोन सस्ते नहीं हो रहे। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अपने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में एक ग्राफ दिया है जहां पर उन्होंने बताया कि एनुअल ये लोन ग्रोथ कितना हो रहा है। लोन ग्रोथ मतलब मान लीजिए पिछले साल बैंक ने 100 करोड़ लोन में घुमाए थे और इस साल 110 करोड़ लोन में घुमाए, देन यू विल से कि क्रेडिट के अंदर ग्रोथ हो रहा है 10% का ग्रोथ। बट उससे विपरीत ये तो कम हो रहा है, ग्राफ में आप देखिए ब्लू कलर मतलब एमएसएमई इंडस्ट्री में पहले से कम लोन में पैसा जा रहा है, एंड दिस कॉर्पोरेट वहां पर भी आप देखिए ऑरेंज कलर कम हो रहा है। ऐसा क्यों, मतलब उधारी में लेने के लिए ग्राहक कम क्यों आ रहे हैं? पहला तो कारण ये है कि बिकॉज द ओल्ड लोन्स टर्न एनपीए, इसलिए बैंक वाले मतलब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिएगा, सिमिलरली दे आर नॉट सैंक्शनिंग द लोन, बहुत केयरफुल हो गए हैं। आई थिंक 2013-14 के अंदर दे वर ड्रॉट ईयर्स, अकाल पड़ा था, तो किसानों ने जो भी ब्याज लिया था पैसा वो वापस नहीं कर पाए, सो देयरफॉर अगेन दैट रीजन बैंक वालों की कुछ नुकसानी हो रही है। सेकेंडली ये उद्योगपतियों पहले से कम पैसा उधारी में क्यों लेने आ रहे हैं? वन रीजन इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बैक एंड में उनको जो जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलते थे वो कम हो रहे हैं, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल के स्वरूप में पैसा कम चाहिए। देन देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, पुराना एनपीए की समस्या वगैरह। कुछ उद्योगपतियों ने ये माइनिंग के अंदर पावर प्लांट वगैरह कुछ लगाए हैं, बट बिकॉज ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म वो अपना काम उनका बराबर से हो नहीं पा रहा है, देयरफॉर दे आर रिक्वायरिंग लेस वर्किंग कैपिटल। पुराने वर्षों में आपको याद होगा कि पेट्रोल डीजल के ऊपर सरकार सब्सिडी देती थी, मतलब आपको पेट्रोल डीजल सस्ते में मिलेगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को जो नुकसान हुआ वो सरकार उनको भरपाई करेगी। बट वो भरपाई कैसे करेगी? यूजिंग द ऑयल बॉन्ड्स, जो कि 15 साल 20 साल बाद उनको वो पैसा मिलेगा। तो बीच में जब वापस क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पैसा चाहिए, वो लोग बैंक से उधारी में पैसा लेके आते थे। तो उन जमाने में बैंकों में ये क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा रहता था बिकॉज कॉन्स्टेंट डिमांड फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनी। बट इन द रिसेंट ईयर पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले को अब उधारी की आवश्यकता खास रहती नहीं, तो उस कारण से वहां पर भी लैंडिंग का जो ग्रोथ होना चाहिए वो कम हो गया है। शुरुआत के अंदर स्पेक्ट्रम ऑक्शन में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील भारती मित्तल वगैरह उन्होंने भी ढेर सारा पैसा लिया बैंकों से उधारी में, और वो पैसे से उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अलग अलग स्पेक्ट्रम खरीदे, तो तब भी ग्रोथ ज़्यादा था। लेकिन जो रिसेंट स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुए थे तब इन टेलीकॉम कंपनियों को मनचाहे स्पेक्ट्रम मनचाहे राज्यों में मिल नहीं रहे थे, तो वो भी ऑक्शन में खास पार्टिसिपेशन हुआ नहीं, एंड देयरफॉर बैंकों को बैकएंड में उधारी में पैसा लेने के लिए कोई ग्राहक आए नहीं। एंड लास्टली आम जनता वो ये सोच रही है कि जब होम लोन कार लोन थोड़े और सस्ते हो जाएं तब हम जाके खरीदेंगे, और एकदम गरीब आदमी है तो उसका तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ ही नहीं कि वो जाके लोन ले सके। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पिज्जा खाने के लिए लोग कम आ रहे हैं, देयरफॉर पिज्जा ओनर को अपना डिश का दाम 250 से बढ़ा के 300-500 कर रहा है। सेम प्रॉब्लम इज हियर कि क्योंकि या तो पिछली लोन में नुकसान हो गया या फिर कि अब नए लोन लेने के लिए कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स आर कमिंग लेस, देयरफॉर बैंक हैव टू इंक्रीज देयर मार्जिन्स। इस कारण से भले ऊपर आरबीआई इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, रेपो रेट सस्ता कर दिया, कुछ भी करे, वो नीचे रिफ्लेक्ट होके आ नहीं रहा है। ऑल इन ऑल अगर बैंक को अपने हालत पे छोड़ दिया जाए तो ऊपर चाहे आरबीआई कितना भी सस्ता कर दे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, स्टिल बैंक वाले हमारा सर दुख रहा है, माथा दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है बोल के कभी नीचे ब्याज सस्ते करेंगे नहीं, देयरफॉर सम कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। जैसे कि नेशनलाइजेशन के बाद आरबीआई और सरकार वो डिसाइड करती थी कि कौन से क्षेत्र में लोन के दर क्या होने चाहिए। इन द ईयर 1991 बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी बनी, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा थोड़ा डीरेगुलेशन करिए। सो देन देयर वाज अ सिस्टम ऑफ बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बीपीएलआर, क्या है अपने लिए काम का नहीं। उसके बाद साल 2010 में बेस रेट सिस्टम आया, लेकिन वहां पर भी आरबीआई जो भी करे नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। सो इन द ईयर 2016 आरबीआई केम अप विद दिस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट एमसीएलआर। वो क्या है अभी आगे देखते हैं। बेस रेट क्या है पहले वो समझे। मैं अगर पिज्जा का रेस्टोरेंट चला रहा हूं तो मैं पहले क्या काउंट करूंगा कि मुझे व्हीट फ्लोर, अपना लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ का खर्चा, टमाटर, प्याज, जो भी उसका मुझे उत्पाद खर्च कितना है, देन माई सम ऑफ माई प्रॉफिट मार्जिन, एंड देन आई विल डिसाइड द पर डिश क्या दाम होना चाहिए। सिमिलरली
बैंक वाले उनकी लागत, हमें उत्पाद खर्च क्या हो रहा है, दे विल डिसाइड यूजिंग द बेस रेट, कि बैकएंड में हमने जो जनता ने सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में पैसा डाला है, सो उस पर हमने कितना पैसा उनको ब्याज में देना है, डिपॉजिट इंटरेस्ट, दैट इज वन टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। फिर आपको पता होगा जो भी डिपॉजिट में पैसा आया उसका एनडीटीएल और वहां से कुछ पैसा सीआरआर में रखना पड़ेगा, बट वहां पर बैंक को ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो भी एक प्रकार से बैंक का खर्चा हो गया। सो उसके कुछ मेंटेनेंस के खर्चे, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ सैलरी एंड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये सबकी मदद से एक उत्पाद खर्च बैंक अपना निकालेगी जिसे हम बोलते हैं बेस रेट। और वो बेस रेट, मान लीजिए एसबीआई ने डिसाइड कर लिया 10% हमारा बेस रेट है, उसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन तय करेगी, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल वो बोल दे कि कार लोन में स्प्रेड होगा 0.75%, तो उसका मतलब बेस रेट 10% प्लस 0.75 इक्वल्स रिटेल में ग्राहक को वो लोन कितने में पड़ेगी, 10.75%। उसी प्रकार टू व्हीलर, एजुकेशन वगैरह में चलता है। सो लाइक दैट बेस सिस्टम विल वर्क। अब यहां पर समस्या ये थी मित्रों, आरबीआई तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में अपडेट करती है, लेकिन बैंक वाले बेस रेट कब अपडेट करेंगे, उनके ऊपर ऐसा कोई कंपल्जन नहीं था, वो जब चाहे लगे तो ठीक वो करते थे। तो भले ऊपर कुछ सस्ता भी हो जाए, देन स्टिल दे विल नॉट पुट द न्यू नंबर्स हियर, और वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था। इसलिए आरबीआई नई सिस्टम लेके आई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, जहां पर नियम ये है कि हर एक महीने पर बैंकों ने ये फॉर्मूला के अंदर आंकड़े नए डालने होंगे, और आरबीआई हर 2-2 महीने में अपने मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट करता है। सो नाउ फ्रीक्वेंट रिवीजन, तो उस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एमसीएलआर के अंदर क्या कंपोनेंट है, बैंक की परीक्षा में देखना, यूपीएससी में इतना काम का नहीं, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। सीआरआर वो मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, लाइट बिल, फोन बिल वगैरह, देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जैसे कि रेपो रेट में आप लेके वो आपको कितने में पड़ा। अब हर 2-2 महीने में मान लीजिए आरबीआई अपने रेपो रेट कम कर रही है, सो देन न्यू नंबर्स यू हैव टू ऐड, क्योंकि एमसीएलआर का फॉर्मूला में नए फिगर हर एक महीने में बैंक ने डालने पड़ते हैं, राइट। सो देन यू कैन होप कि अगर रेपो रेट सस्ता हो गया, देन इन दिस फिगर इट शुड रिफ्लेक्ट, और उस हिसाब से नीचे जनता को सस्ते में लोन मिलना चाहिए। सिमिलरली डिपॉजिट इंटरेस्ट, अब पुरानी फॉर्मूला ये थी बेस रेट में कि जैसे कि अगर 2012 में कोई एक 5 साल का डिपॉजिट था, उस पर 9% वो ऑफर कर रहे थे, स्टिल वो एवरेज के अंदर यहाँ पर काउंट करेंगे। यहाँ पर आप नया डिपॉजिट उस पर अगर 7% ही ऑफर कर रहे हैं, देन यू हैव टू पुट द न्यू नंबर्स, लाइक दैट इट विल रिफ्लेक्ट। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ, 10 और प्रीमियम वगैरह, सो ऑन। खैर यूपीएससी के लिए याद कितना रखना है, बेस रेट के अंदर वी वर फाइंडिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग, एंड वो कितने रिव्यू कब करेगा बैंक, उसके खुद के डिस्क्रिप्शन पे था। उसके विपरीत एमसीएलआर में सिस्टम क्या किया गया है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग नहीं निकालते, दे फोकस मोर ऑन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, और हर एक महीने पे रिव्यू लेना पड़ता है, और आरबीआई तो अपना मॉनेटरी पॉलिसी 2-2 महीने पे करता है, देन इट शुड रिफ्लेक्ट द थिंग्स। एंड इजी मनी पॉलिसी अगर ऊपर से परचू हो रहा है तो नीचे जनता को सस्ते में लोन मिलना चाहिए। सो लेट अस सी, ये एमसीएलआर आने से क्या रामराज प्रजा सुखी हुई कि नहीं। कुछ असल आंकड़े देखते हैं। साल 2015 तब बेस रेट सिस्टम था, तो एक समय था जब एसबीआई ने बोला हमारा बेस रेट है 9.30%, एंड होम लोन पे हम अपना स्प्रेड रखते हैं 0.25%, तो रिटेल ग्राहक को होम लोन कितने में पड़ेगा, दिस प्लस दिस इक्वल 9.55%। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट आ गया, तो बेस रेट की जगह अब ये वाला काउंट करना था। तो स्टेट बैंक ने काउंट किया और निकाला कि भाई एमसीएलआर के हिसाब से हमारा उत्पाद खर्च जो है 9.20% है, और होम लोन पे स्प्रेड हम रखते हैं अपना 0.25%, तो अब जनता को होम लोन कितने में पड़ेगी, दिस प्लस दिस 9.45%। तो आप पाएंगे कि भाई बेस रेट से एमसीएलआर में शिफ्ट करने पर कितनी कटौती हो गई, लोन सस्ता होगा अपना 10 बेसिस पॉइंट से। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन होता है, और फिर तो ढेर सारा पैसा डिपॉजिट में आ गया, राइट। और उसके बाद 1 जनवरी 2017 को एसबीआई ने वापस अपना रिव्यू लिया, और एमसीएलआर फॉर अप टू 3 इयर्स लोन उसको अपडेट किया, और बताया कि अब से हमारा ये उत्पाद खर्च है 8.15%, लेकिन होम लोन के ऊपर उन्होंने अपना स्प्रेड बढ़ा दिया, 0.65% कर दिया, जो पहले 0.25% था। तो अब रिटेल ग्राहक को होम लोन कितने में पड़ेगा, दिस प्लस दिस इक्वल 8.80%। तो मतलब एमसीएलआर के हिसाब से और नोटबंदी के बाद बैंक बोल रहे हैं कि हमने अपना एमसीएलआर तो कम कर दिया, 105 बेसिस पॉइंट की कटौती, लेकिन अगर रिटेल ग्राहक से पूछा जाए भाई कितना सस्ता हुआ, सो बिकॉज दिस बैंक्स हैव इंक्रीज देयर स्प्रेड्स प्रॉफिट मार्जिन, तो वो उतना रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है, हार्डली 65 बेसिस पॉइंट सस्ता हुआ। सो ऑल इन ऑल 1 जनवरी 2015 से लेके नवंबर 2016 तक आप पाएंगे कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट के अंदर 175 बेसिस पॉइंट की कटौती की। बैंकों ने सामने क्या किया,
अगर आप ये बेस रेट केवल इनका फॉलो करें, यू विल फाइंड कि बेस रेट एंड MCLR में कुल मिला के 115 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई। बट फाइनल कस्टमर को कितना सस्ता हुआ, पहले 10 बेसिस पॉइंट, फिर 65 बेसिस, अल्टीमेटली 75 बेसिस पॉइंट। और ये तो केवल एक SBI का केस है, बाकी सभी बैंकों के आप ऐसे एवरेज लैंडिंग रेट निकाले तो पता चलेगा कि जिस कार्यकाल में RBI ने रेपो रेट 175 बेसिस पॉइंट कम किया, उस कार्यकाल में बैंकों ने हार्डली एवरेज 71 बेसिस पॉइंट ही अपना लैंडिंग रेट्स कम किए हैं। सो लाइक दैट नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, और उसके प्रमुख कारण भी हमने देख लिए। एक तो NPA था, डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं आ रहा है, राइट, पहले से बोरोइंग में कम लोग आ रहे हैं, एंड सो फॉर्थ। व्हाट आर द अदर लिमिटेशंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? तो मित्रों, मनी सप्लाई कंट्रोल करने की एक शर्त क्या है कि जनता के पास जो पैसा है वो जितना डिपॉजिट में ज्यादा जाए, देन इट विल बी इफेक्टिव। बट मान लीजिए आलोकनाथ ने खड्डा खोदा मनरेगा के अंदर और उसे 100 रुपए मिले हैं, उसमें से वो 90 रुपए अपने पास रखे और केवल 10 रुपए ही बैंकों के डिपॉजिट में डाले, देन ऑब्वियसली फॉर्मूला के हिसाब से आप निकाल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर, बट इन एब्सोल्यूट फिगर क्वांटिटी के हिसाब से वो पूरी चीज बराबर काम करेगी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ये कारण हो सकता है कि आलोकनाथ का फाइनेंशियल इंक्लूजन ही ना हुआ, उसका बैंक अकाउंट ही ना हो कि वो पैसा वहां पर रख सके, या फिर कि उसे लगता हो कि किसान विकास पत्र और ऐसी चीजों में मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, देयरफॉर ही इज कीपिंग द मनी आउट, या फिर कि चीट फंड या ऐसे कोई स्कैम के अंदर वो ये चीजें डाल रहा है, या उसे लगता है महंगाई ज्यादा है और यहाँ बैंकों में मुझे नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, देयरफॉर ही मे बी इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू गोल्ड एंड रियल एस्टेट, या फिर उसका बेटा बेटी विदेश में पढ़ने जा रहा और उसको पैसा दे दिया, लाइक दैट। सो भले ऊपर से रिजर्व मनी में जितना पैसा आपने जनरेट किया, बट वो सारा पैसा अगर बैंकों के डिपॉजिट में जब तक नहीं जाएगा तो आपको मनी मल्टीप्लायर वाली इफेक्ट इन एब्सोल्यूट फिगर बढ़िया दिखेगी नहीं। पैरेलल टू दैट, अब अगर RBI यहाँ पर रिजर्व रेशियो वगैरह में कुछ कटौती भी कर दे, तब भी इन एब्सोल्यूट फिगर इट विल नॉट शो मच इम्पैक्ट, क्योंकि पैसा ही कम आया है। एंड सेकंडली, वैसे ही कॉर्पोरेट्स वाले पहले से कम पैसा उधारी में लेने को आ रहे हैं, पुराना NPA हो गया, तो बैंक वाले भी अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन स्प्रेड कम नहीं करेंगे, देयरफॉर अगेन ऊपर से जो अच्छी चीजें हो रही है नीचे वो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएंगी। ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये कि जनता डिपॉजिट में पैसा ज्यादा डाल नहीं रही है, मान लीजिए RBI ऐसा प्रयत्न करे कि मैं अपने बैंक रेट और रेपो रेट एकदम सस्ते कर दूं, मान लीजिए पहले 8% चल रहे हैं और US फेडरल रिजर्व की होड़ाहोड़ में मैं उसको 1% 2% कर दूं, तो क्या होगा? आप ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं कि बैंक वाले ढेर सारा ऐसा उधारी में पैसा लेके आए जो बैंक की लायबिलिटी में इस तरफ हम लिखें, और फिर उस हिसाब से नए वो लोन देना शुरू करें वगैरह। बट अचानक से RBI रेपो रेट एकदम सस्ता नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज देन इट में हैपन कि बहुत सारा पैसा बैंक वाले लेके जाएं और फिर उद्योगपति वापस अपनी पुरानी लोन का ब्याज का पैसा करने के लिए वापस नया लोन ले ले, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ये एक समस्या हो सकती है। कुछ छोटे उद्योगपति अपनी औकात से बड़े प्रोजेक्ट्स में भी बिडिंग और दाव लगाने के लिए ओवर लेवरेज करना शुरू करें और इस प्रकार से पैसा लेके जाएं, देन अगेन इट कैन डिस्टेबिलाइज द इकोनॉमी। एंड थर्ड, इस प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक वाले अगर कुछ पैसा लेके गए तो वहां तो हमने देखा था कि कैसे 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से जो भी कास्ट एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप है वही सारा पैसा लेके जाएंगे, देन इट विल क्रिएट इश्यूज। तो देयरफॉर यू कैन नॉट, क्योंकि यहाँ जनता डिपॉजिट में पैसा कम डाल रही है, तो उससे लड़ने के लिए बैंक RBI वाले खुद से अपना बैंक रेट एंड रेपो रेट एकदम सस्ता कर दे बैंकों को पैसा देने के लिए, वो सिस्टम भी इट इज नॉट डिजायरेबल और वो डिस्टेबिलाइज कर सकता है। ये भी एक लिमिटेशन हो गया। थर्ड, मान लीजिए सिस्टम के अंदर इस प्रकार से कुछ चल रहा था और अचानक से सरकार की इच्छा हो जाए कि ये राजीव गांधी या दीनदयाल के नाम पे हमने नई स्कीम करनी है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू में उतना पैसा आ नहीं रहा है, देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू, दे विल इशू न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उस हिसाब से RBI नया पैसा जनरेट करेगी। तो मान लीजिए ये स्कीम्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा नया जनरेट किया गया, तो ऊपर से आप देखिए कितना हो रहा है, नोट गिनिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, तो ऊपर से ऐसा स्कीम में देने के लिए मान लीजिए 6,000 रुपए है। आलोकनाथ खड्डा खोदता है और उसको मान लीजिए यहाँ से मनरेगा या फिर PDS कुछ करके 4,000 रुपए मिले, तो स्वाभाविक है वो पैसे नीचे लोन में घूमेंगे और इस हिसाब से बढ़िया काम हो गया, मनी मल्टीप्लायर वगैरह। बट एक और भी समस्या हो सकती है, भले ऊपर से 6,000 रुपए जनरेट हुए, उसमें से आलोकनाथ के हाथ में तो 4,000 ही आए, हो सकता है बाकी के 2,000 रुपए ये बच्चू यादव जैसे पॉलिटिकल एलिमेंट वो सब्सिडी लीकेज के रूप में PDS माफिया है या कुछ करके वो पैसा करप्शन से निकाल लें, है ना। तो वो जो भले रिजर्व मनी 6,000 रुपए हो बट वहां से 2,000 रुपए इस प्रकार से लीक हो गए, देन इट विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम ये होगा कि क्योंकि ये ब्लैक मनी है एक प्रकार से, तो बच्चू यादव विल नॉट डिपॉजिट इट इन द बैंक्स, क्योंकि KYC नॉर्म है, इनकम टैक्स की नजर रहती है, तो ये पैसा मतलब बाहर रहेगा।
और फिर बचो यादव उससे क्या करेंगे, सोना खरीदेंगे ढेर सारा, या फिर जमीन जायदाद खरीदना शुरू करेंगे, या फिर उसका बेटा होगा उसके दे दिया पैसा और पूरा दिन वो मोटरसाइकिल पे घूमता रहेगा, देन डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज एंड लाइक दैट द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज। तो इस प्रकार से बिना मेहनत के जो पैसा आ जाता है उससे जनता बहुत सारी खरीदारी वगैरह करेगी, देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, ये एक बात हो सकती है। सो देन अगेन मॉनेटरी पॉलिसी उसका जो पूरा पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बीच में मित्रों 7th पे कमीशन आया, सिपाहियों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा, तब भी ये कुछ क्रिटिक्स को लगा कि इसके चलते ये मनी सप्लाई और वो सब बढ़ जाएगा और वो महंगाई की समस्या कर सकता है, क्योंकि सामने अगर बाजार में उतने प्याज और चावल पैदा नहीं हुआ और जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा है, देन ऑलवेज इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। बट आरबीआई ने पाया कि वो उतनी खराब असर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 7th पे कमीशन या 1 रैंक 1 पेंशन में जो अफसरों को या सिपाहियों को पैसा मिला वो तो वाइट मनी है, राइट। सो दे विल पुट इट इन द बैंक डिपॉजिट, तो वो मनी मल्टीप्लायर हिसाब से वो बराबर चलेगा। ये जो 2 नंबर का लीकेज में जाता है, दैट मनी इटसेल्फ क्रिएट्स द प्रॉब्लम। सो बिकॉज ऑफ द फिजल डेफिसिट, क्योंकि सरकार उधारी में पैसा लेके आई है, एंड द लीकेज ऑफ सब्सिडीज, जो महंगाई की समस्या खड़ी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे जो प्रोजेक्शन है उसको खराब कर देती है। एक और समस्या, बच्चू यादव के पास ये जो 2 नंबर का पैसा आ गया, अब वो बैंक में तो डाल नहीं सकता, वो क्या करेगा, ये पैसा वो किसी इनफॉर्मल मनी लेंडर या श्रॉफ या फाइनेंशियल ब्रोकर को दे देगा कि इसको और ब्याज में घुमाओ, 36% ब्याज पे, ये जो छोटा किसान है, कोई रेवड़ी और लारी गल्ला चलाने वाला है, उसको दे दो। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल टाइप ऑफ मनी लेंडर्स, उनके ऊपर तो आरबीआई का कंट्रोल नहीं है कि वहां पर सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो आरबीआई भले ऊपर से वो जो भी दाव खेले, वो जो पैसा सिस्टम से बाहर इस प्रकार से चला गया, वहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो रिफ्लेक्ट कर नहीं पाएगी। एंड सेकंडली, बिकॉज ऑफ दिस लीकेज ऑफ सब्सिडी, जो महंगाई की समस्या हो रही है, अब महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई ने क्या करना चाहिए, दे हैव टू परस्यू टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी या हॉकिश मनी पॉलिसी, राइट, जहां पर की पॉलिसी रेट, रेपो रेट को उन्होंने बढ़ा देना चाहिए। तो अब जब ऐसा किया जाएगा तो ये रेपो लोन्स महंगे हो जाएंगे और उस हिसाब से आप अपेक्षा करें, बट देन इट विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। ये हॉकिश एंड टाइट मनी पॉलिसी, उसके चलते बैंक वाले तुरंत अपने ब्याज दर भी ऊंचे कर देंगे, तो ये लघु उद्योगों को सस्ते ब्याज में पैसा मिलेगा नहीं और उनका एक्सपांशन हो नहीं पाएगा। तो एक समस्या और उसकी दवाई करने के लिए ये जो नया पैंतरा आपने लगाया वो कैसे एक तीसरी समस्या कर रहा है। इसके अलावा भी हमारी इकोनॉमी में और भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वन इज अवर इकोनॉमी इज नॉट 100% मोनेटाइज्ड। ये समझते हैं, इकोनॉमी के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको जमा करके उद्योगपति कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, एंड लाइक दैट यू विल गेट द जीडीपी। 100% मोनेटाइज इकोनॉमी कब बोल सकते हैं, जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल के ऊपर आप प्राइस वैल्यू अटैच कर सके। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज भारत के अंदर सारा लैंड, कोई उद्योगपति भले उसे सस्ता लोन मिल जाए, वो मन चाहे वहां पर फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकता। वाई? लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है। वो लोन में पैसा लेके आए तो मन चाहे वहां पर कोयले की खदान नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल लॉज एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। सो देयरफॉर द लैंड रिसोर्सेज आर नॉट 100% मोनेटाइज। सेकंडली, लेबर, अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दूसरा है लेबर। सो लेबर इज ऑल्सो नॉट 100% मोनेटाइज, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबरर में आप पाएंगे कि उनको सारा पैसा पगार के स्वरूप में नहीं मिलता। इन सम प्लेसेज देयर इज सिस्टम लाइक दे विल डायरेक्टली गिव यू द व्हीट एंड ग्रेन्स। उसी प्रकार महिलाएं अपने घर में भी काम करती है और खेत में भी काम करती है, तो खेत में जो काम किया वो कंपोनेंट दैट इज नॉट मोनेटाइज, उसका पगार नहीं मिलता। सो भले कैपिटल के स्वरूप में आप कैपिटल को आप आंकड़े के स्वरूप में गिन सकते हैं, बट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस लैंड एंड लेबर, दे आर नॉट 100% मोनेटाइज। इसके चलते लोन अगर सस्ता भी हो जाए, कैपिटल मिल भी जाए, तो भी उद्योगपति एक्सट्रैक्ट करके वो जोरदार काम कर नहीं सकता। एंड थर्ड, अगर लघु उद्योगों को एंड दिस उन्हें सस्ता लोन मिल जाए, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो क्या है, 4th पिलर में पढ़ेंगे। बट बेसिकली दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये पाया गया कि वहां अगर ज्यादा पैसा भी आप लोन में दे देंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर चॉकलेट की फैक्ट्री है तो पहले अगर 1 मिनट में 1 चॉकलेट बनती थी, तो वो नया कोई मशीन डाल देगा और वहां 1 मिनट में 10 चॉकलेट रोटेशन से बनना शुरू हो जाए। दैट इज नॉट हैपनिंग। बाय? बिकॉज रिसर्च डेवलपमेंट की भारत के अंदर कमी है। तो मतलब कि एक सस्ता लोन कर देने से, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कम कर देने से, इट इज वन टाइप ऑफ कैटालिस्ट फॉर द इकोनॉमी, लेकिन इट इज नॉट अ पनेशिया, वो रामबाण इलाज नहीं है। बिकॉज देर आर सो मेनी अदर स्ट्रक्चरल इश्यूज, सब्सिडी का लीकेज देख लो, फीजल डेफिसिट देख लो, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन देख लो, बैक एंड में एनपीए की समस्या वगैरह। देयरफॉर
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज अकेले रेपो रेट में कुछ कर देने से पूरा रामराज प्रजा सुखी वो संभव नहीं है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स दे ओपन की नहीं, केवल ये मॉनेटरी पॉलिसी जिम्मेदार है समस्याओं के लिए। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी, आप पाएंगे कि रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल में ज्यादातर ही केप्ट द पॉलिसी रेट्स टाइट टू फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि उसके चलते लघु उद्योगों को सस्ते ब्याज में लोन मिली नहीं और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को नुकसान हो गया। उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला कि लघु उद्योगों को सस्ते ब्याज में नहीं मिला, कम से कम आरबीआई ने 2% तो रेपो रेट कम करना चाहिए था वगैरह। अगर वो ऐसा कुछ कर भी देते तो भी कुछ राम राज्य प्रजा सुखी होने वाला नहीं था। वाई? बिकॉज वी सॉ हाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। एंड मान लीजिए कि इनकी बातों को मानकर अगर उर्जित पटेल अचानक से रेपो रेट में 2% की कटौती कर दे, सपोज अभी 6% रेपो रेट चल रहा है और उसमें 2% कटौती कर दे, तो नया रेपो रेट क्या होगा? 4%। सो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक वाले इस रेट पे लोन लेके आ सकते हैं आरबीआई से, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रखते हैं, तो आप अपेक्षा करें कि 4.5% लॉन्ग टर्म लोन रेट के लिए कर दिया। तो अब बैंक वाले इस प्रकार से 4-4.5% पर आरबीआई से पैसा उधारी में लेके आते हैं, एंड सपोज दे आर कीपिंग अ स्प्रेड ऑफ 2% अपना प्रॉफिट मार्जिन, तो बोरोवर को वो कितने में लोन घुमाएंगे? 6 से 6.5% में, राइट? तो ये तो मतलब कि बहुत अच्छी बात हो गई, लघु उद्योगों को आसानी से लोन मिल जाएगा, सस्ता लोन मिल जाएगा, जिसको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वो कस्टमर भी दे विल बी हैप्पी। सो बोरोवर्स विल बी हैप्पी विथ सच टाइप ऑफ इजी मनी पॉलिसी। लेकिन क्या लैंड डिपोजिटर्स वो भी राजी हो जाएंगे? आलोकनाथ मान लीजिए कि पहले वो फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते थे और उसे 7% ब्याज दिया जाता था। अब अगर आलोकनाथ नया पैसा लेके आएंगी तो क्या बैंक वाले उसको 7% ऑफर करेंगे फिक्स डिपॉजिट पे? नो, वो तो सीधा यही बोलेंगे कि भाई हमको ये रेपो रेट और बैंक रेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 4-4.5% ब्याज पे मिल जाता है, तो तुमको रखना है तो रखो पैसा, अदरवाइज हमको गरज नहीं है। सो अल्टीमेटली दे विल ऑफर लेस ऑन द डिपॉजिट्स। हो सकता है वो फिक्स डिपॉजिट पे आपको 4% ही ऑफर करे। माई पॉइंट इज, ऐसी कोई मॉनेटरी पॉलिसी बन नहीं सकती जिसकी मदद से बोरोवर जेठालाल और डिपॉजिटर आलोकनाथ दोनों ही राजी हो जाएं। दोनों हाथ से आप लड्डू नहीं खा सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप इकोनॉमिक सर्वे, नए इकोनॉमिक सर्वे में ये ग्राफ दिया है, आप ब्लैक लाइन को फॉलो करिए, दैट इज शोइंग कि कैसे आरबीआई ने अपना रेपो रेट समय समय पर कम किया है। साथ ही साथ ये ग्रीन लाइन दिखा रही है कि कैसे बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट्स, मतलब फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट पे जो ब्याज आलोकनाथ को दे रही थी, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे रेपो रेट की कटौती होती है तुरंत बैंक वाले अपना डिपॉजिट रेट कम कर देते हैं। ये लास्ट वाले पोर्शन में आप देखिए कैसे ये एक स्टेप रेपो रेट कम हुआ तुरंत डिपॉजिट रेट कम हो गया, दूसरा स्टेप कम हुआ तुरंत उन्होंने कम कर दिया। तो यहाँ पर तो तुरंत बैंक वाले ये गिनती नहीं, वहां से सस्ता मिला है तो हम क्यों रॉ मटेरियल के लिए आलोकनाथ को ज्यादा ऑफर करें। लेकिन जब लोन में पैसा घुमाने की बात आती है तो वहां वो गड़बड़ आ जाता है। ग्राफ आप देखिए, रेड कलर, इट इज शोइंग द एवरेज बेस रेट की लोन के ऊपर जेठालाल से क्या ब्याज मांगा जा रहा है। तो आप देखिए लास्ट 3 वाले स्टेप, कैसे रेपो रेट में तो आरबीआई ने कटौती कर दी, उस हिसाब से डिपॉजिट रेट में भी बैंकों ने कटौती कर दी, बट तुरंत उन्होंने अपने लोन के बेस रेट में कटौती नहीं की, वो तो लगभग उतना ही चल रहा है। भाई हाथ दुखे जे माथू दुखे जे, वो जो बातें हमने देखी कि डिपॉजिट में पैसा कम आ रहा है और एनपीए की समस्या है एंड कॉर्पोरेट्स आर बोरोइंग लेस, ये वो करके वो कभी। सो पॉइंट इज, जब रेपो रेट कम किया जाता है तो बैंक वाले डिपॉजिट रेट तो कम कर देते हैं लेकिन अपने लैंडिंग रेट्स कम नहीं कर देते, या फिर कि लैंडिंग रेट कम करेंगे लेकिन बीच में अपना स्प्रेड बढ़ा देते, जैसे हमने एसबीआई के केस में देखा कैसे होम लोन में 0.65% कर दिया। तो इन सभी समस्याओं के चलते अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी आप अच्छा करें, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द ग्राउंड। नरेंद्र मोदी को भी ये चीज पता थी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में एनडीटीएल डिपॉजिट में पैसा ढेर सारा आ जाएगा, तो उससे लैंडिंग रेट्स तो कम हो जाएंगे अंडर दिस एमसीएलआर, तो वो तो खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ सेविंग रेट्स भी वो फिर कम हो जाएंगे। क्यों? अब बैंकों को गरज नहीं है, ढेर सारा रॉ मटेरियल पैसा डिपॉजिट में आ रहा है, तो सेविंग रेट्स, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट वगैरह में कम हो सकते हैं। इसलिए डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने ये भी एक अनाउंसमेंट किया कि सीनियर सिटीजन, वो 7.5 लाख रुपए तक का पैसा उन्होंने अगर बैंकों में रखा होगा तो हम सरकार गारंटी देती है कि अगले 10 सालों के लिए आपको 8% उस पर ब्याज मिलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं किया, देन डिमोनेटाइजेशन के बाद सेविंग रेट एकदम कम हो जाए,
दिस सीनियर सिटीजन दे विल बी अफेक्टेड. सो पॉइंट इज, आप दोनों जगह पे बोरोअर को भी मजा दिला दें और डिपॉजिटर को भी, वो संभव नहीं है. खैर, तो जब रघुराम राजन गवर्नर थे, सुब्रमण्यम स्वामी यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम कि ये हॉकिश मनी पॉलिसी रखता है, महंगाई कम हो गई फिर भी ये अपने रेपो रेट कम नहीं कर रहा है, उसके चलते लघु उद्योगों को पैसा नहीं मिल रहा है और इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी अपनी खराब हो गई. उसके बाद इन सितंबर 2016 उर्जित पटेल बिकम द न्यू गवर्नर. तब रिपोर्टर्स ने स्वामी को पूछा कि क्या आप उर्जित पटेल को भी आप क्रिटिसाइज करेंगे. सो सुब्रमण्यम स्वामी सेड, डोंट बी इडियट्स, मुझे नहीं लगता कि भाई उर्जित पटेल इतनी हॉकिश मनी पॉलिसी अपनाएंगे. लेकिन आप ग्राफ फॉलो करिए. राजन के आने से पहले रेपो रेट यूज्ड टू बी सम 8 to 9%. स्वाभाविक है, जब महंगाई से लड़ना था तो उन्होंने भी टाइट रखना पड़ा. महंगाई काबू में आई, फिर धीरे धीरे उन्होंने कम किया है अराउंड 150 बेसिस पॉइंट्स. और राजन के जाने के बाद उर्जित पटेल आए, उन्होंने क्या किया, पहली बार अपडेट किया तब 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया, बट उसके बाद ही हैज आल्सो केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज. क्यों? क्योंकि बैंक वालों ने अपने लोन सस्ते नहीं किए. फिर ये ब्रेग्जिट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रोटेक्शनिज्म, OECD वाले अपने क्रूड ऑयल सप्लाई कम करने वाले हैं, तो महंगाई हो भी सकती है, वो सोच के उन्होंने पॉलिसी रेट में कटौती नहीं की. तो वो भी एक प्रकार से उनकी हॉकिश मनी पॉलिसी जैसा ही है, बिकॉज ही इज नॉट रिड्यूसिंग लाइक अ डॉविश मनी पॉलिसी में जैसे नीचे नीचे कम करना चाहिए रेपो रेट, ही इज नॉट डूइंग दैट. सो द पॉइंट इज, इट डजंट मैटर कि RBI का गवर्नर वो अमेरिका में पढ़ा लिखा है तो वो मतलब कुछ अलग काम करेगा, और जो केन्या में पैदा हुआ है तो वो गरीबों की और लघु उद्योगों की ज्यादा परवाह करेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. जो गवर्नर बनेगा वो तो इकोनॉमी के जो भी नियम है उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा. सो देर आर सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, देन देर आर सप्लाई साइड इश्यूज. मॉनसून है, क्रूड ऑयल के हिसाब से क्या चलेगा, लाइक दैट दे हैव टू एडजस्ट देयर रेट्स, राइट. उसी प्रकार डिमांड साइड, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अगर विश्व बाजार में ही मंदी आ गई, उस हिसाब से अगर एक्सपोर्ट का अपना कम होने लगा, देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स. उस प्रकार से एक्सचेंज रेट उस हिसाब से कुछ एडजस्ट करना पड़े, राइट. सो गवर्नर का खुद का कैरेक्टर, पर्सनालिटी, अपब्रिंगिंग प्रो कैपिटलिस्ट है या प्रो लेफ्ट विंग है, इट डजंट मैटर, दे ऑल हैव टू प्ले बाय दिस रूल्स ऑफ द चेस बोर्ड. और भी एक स्ट्रक्चरल बॉटलनेक है फिजल रिप्रेशन. आप बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन उन्होंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना पड़ता है. लेकिन जो सरकारी बैंक हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी सरकार के लोग होंगे, तो दे विल फोर्स द थिंग कि SLR और उससे भी ज्यादा सारा डिपॉजिट का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही डाला जाए, ताकि सरकार को उधारी के लिए वो मुद्दल मिल जाए और वो अपना जो भी दीनदयाल और राजीव गांधी के नाम पे स्कीम चला सके. लेकिन आप समझिए, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सरकार ब्याज दे रही है 8%, तो बैंक वाले उसमें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन काटेंगे, तो आपके हाथ में फिर फिक्स डिपॉजिट में 7% ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 9% तो मिलेगा नहीं. सो दिस इज वन टाइप ऑफ फिजल डिप्रेशन. उसी प्रकार अगर आप LIC EPFO में पैसा डालते हैं, अगेन देयर ऑल्सो गवर्नमेंट और उसका पूरा बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है, सो दे ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली, इसलिए आपको वहां से भी ऑप्टिमल रिटर्न मिलेगा नहीं. अंत में एक हाउस होल्ड फैमिली मैन क्या सोचता है कि मैं इधर बैंक में या LIC EPFO में पैसा डालूंगा, कोई ऑप्टिमल रिटर्न नहीं है, बेटर आई इन्वेस्ट इट इन गोल्ड या रियल एस्टेट या XYZ थिंग. सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑप्टिमल रिटर्न्स. और बिजनेस फर्म वो वाले बैंक से अगर यहाँ कुछ बैंक LIC EPFO से कुछ फाइनेंस के लिए पैसा लेने को भी आए, स्टिल ज्यादातर तो पैसा इन्होंने सरकार को पहले से ही दे लिया है. सो क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट फर्म्स इन द फाइनेंस मार्केट, और उनको भी सस्ते में फिर लोन मिल नहीं पाती. तो दोनों ही का फिर उस प्रकार से रिप्रेशन होने लगा. एंड रिजल्ट इज डिसइंटरमीडिएशन ऑफ द बैंक्स. बैंक का क्या काम है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कि हाउस होल्ड का सेविंग है वो लोन में पैसा घुमाए और बिजनेस फर्म को दे, और इस प्रकार से सर्कुलेशन ऑफ मनी. लेकिन आप पाएंगे कि भाई जेठालाल और दूसरे ऐसे बोरोवर्स वो तो इनफॉर्मल लेंडर्स के पास पैसा लेने को जाते हैं. अनिल अंबानी और ऐसे उद्योगपति, वो बैंक से हमको अभी लोन मिल नहीं रहा है या सस्ता नहीं मिल रहा है, देन दे विल इशू सम IPO, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बॉन्ड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, ऐसा करके वो भी निकल लिए. तो मतलब बैंक के इतने ग्राहक चले गए. और बैकएंड में जो डिपॉजिट में देने वाले आते हैं पैसे, वो भी आलोकनाथ सोचेंगे महंगाई है या ऑप्टिमल रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है. या फिर अब ये नया SBI वालों ने बोला कि जनधन में जो हमको नुकसानी हो रही है अकाउंट मेंटेनेंस में, तो वो मिनिमम बैलेंस की इन पे पेनल्टी लेंगे. तो अगेन दिस आलोकनाथ में थिंक कि क्या रखना, इधर चलते हैं. सो दे मे कम आउट एंड इन्वेस्ट देयर मनी इनटू गोल्ड, रियल एस्टेट, समवेयर एल्स. तो मतलब बैंक के दोनों ही तरफ के ग्राहक चले गए.
तो बीच में उनका काम जो दलाली करना था, इंटरमीडिएशन का, वो चला गया। सो एंड रिजल्ट इज डिसइंटरमीडिएशन ऑफ द बैंक्स। खैर, तो मित्रों, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स और वहां से हम कैसे इकोनॉमी के अंदर प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन, डिमांड वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं, वो हमने देखा। लेकिन बिकॉज ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल इश्यूज वो सारी चीज़ वहाँ पर लिमिटेशंस भी है, तो अच्छा काम हो नहीं पाता है। ये सब हमने पढ़ लिया। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अब तक हमने जो पढ़ लिया, तो अब पुराने पावर पॉइंट वीडियो कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ये जो L1 सीरीज के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ये 2 पावर पॉइंट थे और उसके जो भी वीडियोस, एंड देन लास्ट ईयर की बजट इकोनॉमिक सर्वे 161 सीरीज, और वहाँ पर एक था मॉनेटरी पॉलिसी इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन, वो वीडियो पावर पॉइंट। ये सारी चीज़ें अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो नए अपने पावर पॉइंट वीडियो में कवर हो गया है। सो यू कंसिडर दिस ओल्ड कंटेंट एज डीमोनेटाइज हो गया, डीकंटेंटाइज हो गया, बात खत्म। नाउ वी विल फोकस ऑन दिस आंसर राइटिंग।